13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जालियांवाला बाग मानवता को शर्मसार कर देने वाली ऐसी क्रूर घटना का शिकार बना जिसने दुनिया भर को ब्रिटिशर्स के घिनौने चरित्र की असलियत दिखा दी। उस दिन वहां हजारों लोग शांतिपूर्ण विरोध के लिए इकट्ठा हुए थे। पुरुषों के साथ औरतें, बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी वहां मौजूद थीं। मगर तभी ब्रिटिश जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंचा और जोर से चिल्लाया, फायर! और ब्रिटिश सेना के 50 सैनिक वहां मौजूद 25,000 निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पूरा वातावरण गोलियों की तड़तड़ाहट से और लोगों की चीखों से गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगे। भीड़ बेकाबू हो गई। पूरा मैदान रेत के गुब्बार और खून के पिचकारियों से रंग गया। कोई भगदड़ में कुचला गया, किसी की आंखें फटी, किसी की खोपड़ी तो किसी की अतड़ियां बाहर निकल आई। देखते ही देखते हर तरफ लाशों के ढेर लग जाते हैं। बाग के दरवाजे बंद थे। ऐसे में कुछ लोग दीवार फांदने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोलियों की बौछार से दीवारों के पास दर्जनों लाशों के ढेर बिछा दिए जाते हैं। जबकि कुछ लोग मौत के डर से कुएं में कूद जाते हैं, लेकिन उसी कुएं के दम घुटने की वजह से 120 लोगों की जान चली जाती है। एक माँ अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाकर बचाते हुए दौड़ने की कोशिश करती है। तभी गोली चलती है जो माँ और बच्चे दोनों के शरीर को चीरकर निकल जाती है। इन मासूम लोगों के चेहरे पर मौत का खौफ था, लेकिन इन्हें मारने का आदेश देने वाले हैवान मौत का तांडव देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। करीब 10 मिनट चली इस अंधाधुंध फायरिंग में हजारों लोग मारे गए, वो भी बिना किसी कसूर के। लेकिन इन्हें मारने वालों को सजा नहीं बल्कि शाबाशी मिली और वो लंदन में जाकर ऐशो आराम के साथ अपना जीवन जीने लगा। और पता है इस हैवान के कहने पर गोलियां किसने चलाई थी? ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय जवानों ने ही। ये कहानी है क्रूरता की, हैवानियत की, निर्दयता की और भारत के इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार की। ये कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जिसने न सिर्फ भारत के इतिहास में खून से काली लकीर खींच दी, बल्कि क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की ऐसी ज्वाला भड़काई जिसने 28 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार जिसने मौत को भी शर्मिंदा कर दिया था, उसकी कहानी जानने से पहले इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये ब्रिटिश हुकूमत के इतिहास का वो काला सच है जो हर देशवासी को जानना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 1919 में, जब भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को रोकने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रिटिश सरकार रोलेट एक्ट पेश करती है, जिसके कानूनों को पढ़कर वहां मौजूद भारतीय सदस्य इसका जोरदार विरोध करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी एक नहीं सुनते और 18 मार्च 1919 को यह कानून जबरन लागू कर दिया जाता है। इस काले कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए नजरबंद या गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया था। यानी ब्रिटिश पुलिस बिना वारंट के किसी के भी घर घुसकर तलाशी ले सकती थी। कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि होने पर बिना ज्यूरी के सीधा मुकदमा चलाया जा सकता था। सिर्फ शक की बिना पर ही किसी भी को 2 सालों तक जेल में रखा जा सकता था। इसके अलावा अखबारों पर पाबंदी लग गई और सभा, भाषण और भीड़ इकट्ठा करने पर भी रोक लगा दी गई। कुल मिलाकर ब्रिटिश राज की तानाशाही सरकार ने देशवासियों से अपील, वकील और दलील करने के तीनों अधिकार छीन लिए थे, जिससे भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश जाग गया था। और 8 अप्रैल के दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाने जाने वाले इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया राजेंद्र प्रसाद, जीबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और स्वामी श्रद्धानंदा जैसे महान लीडर्स ने। जब देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, लेकिन इस विरोध की सबसे तेज आग लगी पंजाब में,
जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एकता ने ब्रिटिश हुकूमत की नींदें उड़ा दी। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन पंजाब में एक विशाल मार्च निकाला गया, जिसमें न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। तकरीबन 25 से 30 हजार लोगों की इस शांतिपूर्ण भीड़ में हिंदू मुस्लिम एकता की ऐसी मिसाल देखने को मिली कि अंग्रेजों को 1857 जैसी बगावत का डर सताने लगा। पंजाब की स्थिति अपने हाथों से फिसलती देख वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने तत्काल कार्रवाई की और महात्मा गांधी को पंजाब में एंट्री करने से पहले ही बॉर्डर पर गिरफ्तार करवा कर वापस भेज दिया। इसी दिन अमृतसर के 2 प्रमुख नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को भी चुपचाप गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी से जनता में भारी रोष फैल गया और जगह जगह छोटे बड़े हिंसक और अहिंसक आंदोलन शुरू हो गए। लोगों ने ब्रिटिश संस्थाओं, बैंक, रेलवे स्टेशन और चर्चों पर हमले शुरू कर दिए। इस दौरान 5 अंग्रेज मारे गए, जिनमें 3 बैंक कर्मचारी और 1 रेलवे गार्ड शामिल थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, जिसमें पथराव और गोलीबारी के कारण सैकड़ों निर्दोष नागरिक मारे गए। हालात पूरी तरह से बिगड़ने से घबराकर ओडायर ने 11 अप्रैल को लाहौर और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू किया। जालंधर के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को तुरंत अमृतसर भेजने का आदेश दिया गया और डायर इंसान की शक्ल के पीछे छिपा ऐसा हैवान था जो निर्दोष लोगों को चींटी की तरह समझकर हमेशा कुचलने की कोशिश में लगा रहता था। इधर मार्शल लॉ की सूचना लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाई। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन डायर ने 4 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध की चेतावनी के लिए शहर में सैनिक मार्च करवाया, लेकिन ये चेतावनी भी जानबूझकर इतनी सीमित रखी गई कि ज्यादातर लोग को इसकी खबर तक नहीं थी। माना जाता है कि डायर पहले से ही मौके की तलाश में था ताकि वो भारतीयों को सबक सिखा सके। यही बात उसने बाद में हंटर कमेटी को भी बताई थी। जैसे ही मैं अपनी कार में बैठा, मैंने तय कर लिया था कि अगर मेरे आदेशों का पालन नहीं हुआ तो मैं बिना हिचकिचाए गोली चलवा दूंगा। यानी जो कुछ भी हुआ वह कोई सडन एक्शन नहीं था, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी नरसंहार की साजिश थी। खैर, कहानी पर वापस आए तो 13 अप्रैल 1919 शाम के करीब 4 बजे थे। अमृतसर के जालियांवाला बाग में तकरीबन 25,000 लोग इकट्ठा होते हैं एक शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया है और 4 से ज्यादा लोगों के एक साथ खड़े होने पर पाबंदी है। मगर यहाँ तो हजारों लोग थे, शांतिपूर्ण, निहत थे और कुछ तो अपने मासूम बच्चों को गोद में उठाए हुए, जो इस बात से अनजान थे कि कुछ मिनटों बाद ये सभी लोग ऐसे नरसंहार का शिकार होने वाले हैं जो भारत के इतिहास को उनकी चीखों और खून के छींटों से रंग देगा। इधर 1.5 घंटे बाद यानी कि 5:30 पर अमृतसर की सड़कों से गुजरती 2 बख्तरबंद गाड़ियां एक तंग गली के सामने आकर रुकती हैं। गली इतनी संकरी थी कि गाड़ियों को वहीं रुकना पड़ा। पहली गाड़ी से बाहर उतरते हैं जनरल रेजिनाल्ड डायर, साथ में मेजर मॉर्गन ब्रिग्स और 2 अंगरक्षक एंडरसन और पीजी। उनके पीछे चल रहे थे 25 गोरखा और 25 बलूच राइफलधारी सैनिक और सिर्फ खुखरी से लैस 40 सैनिकों को बाहर ही इंतजार करने का आदेश दिया गया। डायर को किसी विरोध को शांत करना ही नहीं था, बल्कि उसे तो बस इतिहास में खौफ बनकर दर्ज होना था। इसलिए जलियांवाला बाग में दाखिल होते ही डायर ने बाग से बाहर निकलने वाले मुख्य रास्ते को तुरंत बंद करवा दिया। सैनिकों को 2-2 की फॉर्मेशन बनाकर ऊंची जगहों पर फैलने का आदेश दिया और मेजर ब्रिग्स से पूछा, आपके अंदाज में कितने लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं? ब्रिग्स ने जवाब दिया, करीब 5,000, लेकिन हकीकत में वहां करीब 25,000 लोग मौजूद थे। इधर सैनिकों को आता देख कुछ लोग सभा से उठकर जाने की कोशिश करने लगे। तभी भीड़ में से आयोजक हंसराज चिल्लाया, अंग्रेज गोली नहीं चलाएंगे, अगर चलाएंगे तो शायद खाली गोली होगी, इसलिए शांति बनाए रखो। मगर उन्हें क्या पता था कि डायर के इरादे सिर्फ गोलियों से नहीं, हत्याओं से रंगे हुए थे। और फिर बिना एक भी चेतावनी सिर्फ 3 सेकंड में डायर चिल्लाया, फायर। एक ही पल में बाग की शांति चीखों में बदल गई। 50 राइफल से निकली गोलियां हर उस शरीर को चीर रही थी जो सांस ले रहा था। सैनिक घुटनों के बल बैठकर एक आदमी को टारगेट कर रहे थे। एक भी गोली बेकार नहीं जा रही थी। डायर ने चीख कर आदेश दिया, सबसे घनी भीड़ वाली तरफ फायर करो।
और अब बंदूकें सिर्फ तभी रुकती जब वे रिलोड की जा रही होती। और ये गोलियां चलाने वाले ज्यादातर सिपाही थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भारतीय सैनिक, जिनकी फौज ज्वाइन करने के पीछे क्या मजबूरी रही होगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह अपने लोगों पर ही गोलियां चलाना किसी क्रूरता से कम नहीं था। गोलियों की बौछार होते ही हर दिशा में भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था क्योंकि दरवाजा तो पहले ही बंद हो चुका था। लोग बाग की दीवारों के पास जमा हो गए। तभी सैनिकों ने वहीं निशाना साधा और दर्जनों लाशें बिछा दी। कुछ लोग दीवार फांदकर जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बंदूकें अब उधर मुड़ चुकी थी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी चीखते हुए जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने बाग के बीच बने पीपल के पेड़ के पीछे शरण ली, लेकिन डायर ने आदेश दिया उस पेड़ को टारगेट करो, और पेड़ का हर हिस्सा खून और लाशों से ढक गया। भीड़ में मौजूद कुछ पूर्व सैनिकों ने लोगों को जमीन पर लेटने को कहा, लेकिन ऊंचाई पर पहले से पोजीशन लिए गोरखा सैनिकों ने नीचे लेटे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के कुएं में भी कूद गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जनरल डायर सैनिकों को वहां भी गोलियां बरसाने का आदेश देता है। बाद में जब सब शांत हो चुका था तो उस कुएं में से 120 लाशें निकाली गईं। खून से लबालब भर चुके उस कुएं को आज भी लोग खूनी कुआं कहते हैं। और इतना ही नहीं, जलियांवाला बाग की दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं, जो ये गवाही देते हैं कि यहाँ एक दिन इतिहास नहीं, इंसानियत मारी गई थी। लेखक कपिल देव मालवीय इस नरसंहार का जिक्र करते हुए कहते हैं, भगदड़ में नीचे गिरे कुछ लोगों की खोपड़ियां चकनाचूर हो गई, कुछ लोगों की आंख फूट गई तो कुछ की अतड़ियां बाहर आ गई। इन 50 सैनिकों ने करीब 10 मिनट तक 1650 राउंड गोलियां चलाई और तब जाकर रुके जब सभी गोलियां खत्म नहीं हो गई। कोई चेतावनी नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ लाशें एक के ऊपर एक, कहीं 10 तो कहीं 12 लाशें ऐसी बिछी थी कि पहचान पाना नामुमकिन था। कुछ लोग तो भीड़ में गिरे पड़े और गोलियों से नहीं बल्कि लाशों के नीचे दबकर ही दम तोड़ बैठे। गोलियां खत्म होते ही जनरल डायर, जो उस वक्त एक इंसान ही नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम बन चुका था, वहां से राक्षसी हंसी के साथ बाहर निकला। उसने सिर्फ बाग में ही नहीं, अमृतसर की सड़कों पर दिखने वाले हर भारतीय को दुश्मन समझा। जो भी सामने आया उसे मार गिराया। कई लोगों को उसने अपनी तोप में बांधा और घसीटे हुए अपने दफ्तर तक ले गया, जैसे वो इंसान नहीं कोई शिकार पर लौट रहा हो। शाम करीब 6:30 बजे डायर अपने कैंप में पहुंचा और तुरंत आदेश दिया, शहर की बिजली और पानी सप्लाई काट दो। रात 10 बजे वह दोबारा शहर का दौरा करता है, यह देखने के लिए कि क्या लोगों ने उसके आदेश के आगे घुटने टेक दिए या नहीं। उस रात अमृतसर की सड़कों पर एक भी इंसान नहीं दिखा, लेकिन पूरा शहर जाग रहा था। बत्तियां बुझ चुकी थी, लेकिन घरों में दहशत से दिल धड़क रहे थे। बाग में अपने मरे हुए रिश्तेदारों की खोजने की हिम्मत किसी में नहीं बची थी। अगली सुबह जब सूरज चढ़ा तो बाग के ऊपर चीले और गिद्ध मंडराने लगे, मानो वो भी जान चुके थे यहाँ लाशों की दावत बिछी है। गर्मी से लाशें सड़ने लगी थी। कुछ लोगों को अपने परिजन मिल गए, कुछ शव पहचान के इंतजार में वहीं सड़ गए और अंत में उन्हें बिना नाम के जला दिया गया या फिर नदी में बहा दिया गया। इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने जो आंकड़े दिए वो असलियत पर एक और जुल्म थे। उनके मुताबिक केवल 379 लोग मारे गए, लेकिन जमीनी सच्चाई ये थी कि 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई और 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए। मगर इन आंकड़ों से भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि ना तो ब्रिटिश हुकूमत ने माफी मांगी, ना डायर को सजा मिली। उसने जो किया उस पर उसे अफसोस नहीं, गर्व था। एक ऐसी रात जब इंसानियत का गला घोट दिया गया और दुनिया तमाशा देखती रही। हालांकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गए। महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में अपने सभी पदक लौटा दिए, तो वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखकर अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। देश भर में गुस्सा था, शोक था, एक सवाल था, इंसाफ मिलेगा या नहीं। इसी दबाव को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया, जिसका नाम था हंटर कमीशन। इस कमीशन में जनरल डायर से जब सवाल किए गए तो उसने शर्मिंदगी के बजाय अहंकार से जवाब देते हुए कहा, उन्होंने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। इसका मतलब था कि वे मुझसे लड़ने आए थे, मैं उन्हें सबक सिखाने आया था। सैन्य दृष्टिकोण से मेरा मकसद एक गहरी छाप छोड़ना था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझ पर और मेरी सैन्य टुकड़ी पर हमला कर देते।
इस बयान में डायर ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाईं, लेकिन इसके बावजूद उसे किसी तरह की सजा नहीं दी गई। उल्टा उसे 6 महीने की छुट्टी देकर इंग्लैंड भेज दिया गया और वहां उसकी प्रशंसा में एक फंड बनाया गया जिसमें 26,000 पाउंड इकट्ठा किए गए। फिर साल 1927 में उसकी मौत हो गई बिना किसी पछतावे के। लेकिन इस हत्याकांड का एक और बड़ा जिम्मेदार था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, जिसने डायर के हर फैसले को समर्थन दिया। इसी माइकल ओडायर से बदला लेने की कसम खाई थी एक छोटे से बच्चे ने, जो उस दिन जलियांवाला बाग में मौजूद था। उसने अपनी आंखों से देखा था कैसे मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया गया और उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वो इस हत्याकांड का हिसाब जरूर लेगा। लेकिन उसे सही मौका पाने में पूरे 21 साल लग गए। फिर आया वो दिन 13 मार्च 1940, जब लंदन के कैक्सटन हॉल में एक सभा चल रही थी। उस सभा में मौजूद था वो लड़का जिसने अपनी किताब में बंदूक छिपा रखी थी। जैसे ही माइकल ओडायर बोलने खड़ा हुआ, उस युवक ने अपनी किताब से बंदूक निकाली और 2 गोलियां उसके सीने में उतार दी। फिर न उसने भागने की कोशिश की न बचने की, बल्कि चुपचाप गिरफ्तार हो गया। बाद में गर्व के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ गया। उस युवक का नाम था शहीद सरदार उधम सिंह। तो दोस्तों, अगर ये कहानी जानने मात्र से आपकी रूह काम गई है तो जरा सोचिए उन शहीदों पर क्या बीती होगी जिन्होंने डर के साए में अपने आखिरी कुछ मिनट गुजारे होंगे। इसलिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय लिखकर उन शहीदों को याद जरूर कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करके हर देशवासी तक पहुंचाइए और भारत के इतिहास में ऐसे अनसुने सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए, क्योंकि हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो खुद को भला कैसे पहचानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।